जय हिंद साथियों, जीके भाई कोकल सर के यूट्यूब चैनल पे और इजी एजुकेशन मोबाइल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन जो एसएससी जीडी की क्लासें ले रहे थे और एसएससी जीडी के अंदर जो है मैंने संविधान के जो है 2 पार्ट उसके अंदर डाल दिए थे। आज अपन जो है तीसरे पार्ट पर डिस्कस करते हैं। एसएससी जीडी का मैंने आपको बताया था कि संविधान की जो है यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर आएंगे और सारे क्वेश्चन आपके वीडियो से मिल जाएंगे यदि आप इनको ढंग से देखते हो तो। ठीक है, फिर मैं बात करूँ जो अपन ने स्टार्ट पहला किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था? अपने संविधान के सिलेबस से स्टार्ट किया था। ये अपना संविधान का सिलेबस मैंने आपको बताया था एसएससी जीडी के अंदर, है ना। तो सबसे पहले संविधान सभा मैंने आपको पढ़ाई थी, फिर उसके बाद में संविधान का निर्माण किया था, तैयार 26 नवंबर 1949 को हो जाता है, कंप्लीट रूप से लागू उसको 26 जनवरी 1950 को कर देते हैं। उसके अंदर 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। कौन कौन से देश के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई थी ये मैंने स्रोतों के अंदर बता दिया आपको। फिर उसके बाद में अनुसूचियाँ और भाग ये पिछले वीडियो के अंदर अपन ने देखे थे और प्रस्तावना देखी थी। ठीक है, तो अनुसूचियों को अपन जैसे वापस से रिपीट करते हैं तो पहली अनुसूची में भारत के जो राज्य हैं उनके नाम है, दूसरी में वेतन, तीसरी में शपथ का प्रारूप है, चौथी में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। अनुसूची 5 के अंदर अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के नियंत्रण एवं प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। 6 के अंदर भी यही है, लेकिन 4 राज्यों के अंदर ATMM। 7वीं अनुसूची के अंदर सूचियाँ हैं, 8 के अंदर भाषाएं हैं, 9 में भूमि सुधार है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई, 10वीं में दल बदल है जो 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई, 11वीं के अंदर जो है क्या है पंचायतें हैं जो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई, और 12वीं अनुसूची के अंदर नगर निकाय है जो 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। मोटे मोटे मैंने आपको भाग बताए थे, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, ये जो है ये सारे आपको मैंने बता दिए थे। आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, वो है मौलिक अधिकार। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के लिए नहीं तो आप खुद के लिए भी कि आपके कौन कौन से अधिकार है जो संविधान ने आपको दे रखे हैं, उनके लिए भी ये चीज़ है जो पढ़ना जरूरी है। तो आज जो अपन पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ठीक है। अब मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार वह है बच्चों कि संविधान ने आपको मौलिक अधिकार दे रखे हैं। कुछ मौलिक अधिकार, वह अधिकार जिसके बिना व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता, उसे अपन मौलिक अधिकार कहते हैं, और उनको लागू कराने की गारंटी संविधान की होती है, उन्हें अपन मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार इसको संविधान का, देखो सबसे पहले एक चीज बताओ, मौलिक में कितने अक्षर है? 3 अक्षर है। तो ये संविधान के कौन से भाग में है? भाग 3 में है। अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिए गए। मौलिक अधिकार का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। भाग किसके अंदर है? 3 के अंदर है। फिर मुझे आप मौलिक अधिकारों के बारे में जो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि मौलिक भाग अपना जो संविधान का कौन से भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के कौन से भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को जो है मैग्ना कार्टा, और इस मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र। अधिकार पत्र। चलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। मौलिक अधिकार कितने हैं संविधान के अंदर? यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7, लेकिन वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है वो कितने हैं? 6। एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। उसको कौन से मौलिक अधिकार को हटाया गया है? उस मौलिक जिसको हटाया गया उसका नाम है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। एक क्वेश्चन तो ये पूछ सकते हैं आपसे, कौन से मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 3 से हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार। कब हटाया गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया है। पहले ये अनुच्छेद 31 के अंदर हुआ करता है, बाद में इसको जो जोड़ दिया गया वो जोड़े 300 के अंदर। अब ये मौलिक अधिकार नहीं होकर ये कौन सा अधिकार हो गया? अब जो है ये कानूनी अधिकार हो गया। इसको लागू कराने की गारंटी संविधान नहीं देता है, कानूनी अधिकार हो गया। मेरा मतलब ये है कि भाग 3 के अंदर जितने भी अधिकार है उनको कोई कम नहीं कर सकता, उनका कोई हनन नहीं कर सकता, उनको कोई सीमित नहीं कर सकता, तो वो अधिकार अपने मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, अब कितने थे? 7 थे, अब कितने हैं? 6 है। किसको हटा दिया?
एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। अब उसको कहाँ जोड़ दिया गया? 300 के अनुच्छेद में जोड़ दिया गया। अब वो मौलिक अधिकार नहीं होकर वो कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार। ठीक है, पहली चीज तो ये। फिर मौलिक अधिकारों को कोई कम नहीं कर सकता, इनका कोई हनन नहीं कर सकता। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों की जो रक्षा है, अधिकारों का संरक्षण, ठीक है, वो करता है एक तो सुप्रीम कोर्ट करता है, जिसको अपन उच्चतम न्यायालय के नाम से जानता है, मतलब न्यायपालिका करती है। राज्य के अंदर हाई कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 232 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत इनको लागू कराने के लिए कितनी रीटें जारी करता है? 5 रीटें जारी करता है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, ये न्याय योग्य है। क्या है? न्याय योग्य है। ये वाद योग्य है, कानून द्वारा लागू करवाया जाता है, वाद योग्य है। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय है। ठीक है, वाद योग्य है, न्याय योग्य है, परिवर्तनीय है। मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। अब वो मौलिक अधिकार जो 6 बच्चे हैं अपने पास में, वो कौन कौन से बच्चे हैं, इनको एक बार अपन देख लेते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। पहला अधिकार है, उसका नाम है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा जो अधिकार है उसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, चौथा जो है आपके पास है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता इसके अंदर। पांचवा जो है वो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ठीक है, और लास्ट वाला जो है वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अधिकार। ये आपके 6 अधिकार है। अब इसके अंदर में अब एक तो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि संविधान के अंदर कौन कौन से मौलिक अधिकार है? तो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेंगे, ये जो संविधान के जो मौलिक अधिकार है कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24 के अंदर। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। ठीक है, और शिक्षा एवं संस्कृति का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 29 और 30 के अंदर है, 29 और 30 के अंदर। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंदर है। ठीक है बालकों, ये आपके जो है 6 के 6 अधिकार है, याद रह जाएगा। इनको याद रखना है, क्रम वाइज याद रखना है। ठीक है, अनुच्छेद भी याद रखने हैं कि समानता के अधिकार में कितने हैं, स्वतंत्रता के अधिकार में कितने हैं। अब ये अधिकार अपने को दे दिया, अपने को ये भी पता चल गया कि ये अधिकार है अपने। इनमें अब कौन कौन सी मोटी मोटी बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। एसएससी जीडी के अंदर ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं जाएगा, केवल कितने अधिकार हैं या किसको हटा दिया गया या कहाँ जोड़ दिया गया और अब कितने बचे हैं यही पूछा जाएगा। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा अपने जो है इसको डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेते हैं एक एक अधिकार को, है ना। सबसे पहले मैं आपको बात कर दूं, एक अधिकार पढ़ा आपने जिसका नाम है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, इसके अंदर अपने कितने अनुच्छेद थे? 5, 14, 15, 16। ठीक है, 17 और 18 बड़े इंपॉर्टेंट है, उनको और ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। 14 के अंदर ये कह रखा है समानता। देखो अब मैं आपको देखो नॉर्मल समझाने की कोशिश करता हूं। समानता
समानता का मतलब है सभी समान है। 14 से लेकर 18 तक जो भी बातें की गई है वो समान की गई है, वे सबको समान रखना है। किसमें समान रखना है, कहाँ कहाँ उनको समान, उनके समान परिस्थितियों में उनके साथ संविधान समान व्यवहार करेगा, वो वाली बात है। तो अनुच्छेद 14 के अंदर कह रहा है विधि का शासन। विधि का शासन, विधि का मतलब था कानून। कानून का शासन है जो लोगों के प्रति कैसा रहेगा, सबको समान कैसा रखा जाएगा। तो ये 14 के अंदर ये कह रखा है कि विधि का शासन मतलब विधि कानून के अनुसार सभी लोग समान है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके अंदर भी और डिटेल में जाए तो अलग अलग विचार है। एक तो है विधि का समान संरक्षण, एक विधि के समान समता। कि एक बात तो ये कहता है कि विधि सबके साथ समान व्यवहार करेगी, कानून की दृष्टि से सभी समान है। लेकिन दूसरी बात ये कहती है कि विधि है, कानून है, ये युक्ति युक्त भेदभाव कर सकता है। कहने का मतलब इसमें कुछ ऐसे आदमी भी है जिनके साथ विधि समान व्यवहार नहीं करेगी। जैसे राष्ट्रपति एक नॉर्मल व्यक्ति है तो राष्ट्रपति को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि ये संविधान के अंदर लिखा हुआ है। तो उस तरीके से जो है क्या किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 14 के अंदर कानून के अनुसार सभी समान है। ठीक है, अनुच्छेद 15 की बात करूं मैं तो इसमें यह लिखा है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी के साथ क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव की मनाही है। अब किन आधारों पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो इसके अंदर 4-5 जो है शब्द दे रखे हैं। देखो एक तो क्या क्या है, एक तो उसकी जाति, धर्म, उसका जन्म स्थान, मूल वंश और लिंग। ठीक है, इसके आधार पर उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव से मनाही है। जाति को देखकर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब जैसे सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग करने से इन आधारों पे उसको रोका नहीं जाएगा। पानी भर रहे हैं, सभी एक जगह से पानी भरेंगे। मंदिर जा रहे हैं, सभी मंदिर जा सकते हैं। ठीक है, नहा रहे हैं तालाब के अंदर, सभी नहा सकते हैं। तो सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग करने पर इन आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 के अंदर ये कह रखा है। बात करूं मैं अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 में ये कह रखा है लोक नियोजन के अवसर में समानता। लोक नियोजन के अवसर में समानता। सरकारी लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरी, समानता। ठीक है, सरकारी नौकरियों में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर आप मुझे ये कह सकते हो कि सर सरकारी नौकरी में किस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इन 5 तत्वों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन संविधान के 16 क्लोज 4 अनुच्छेद में यह कह रखा है कि जो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति जो भी है, उनको जो है सरकारी नौकरियों में कुछ सीटों पर जो आरक्षण दे सकते हैं। तो ये 16 क्लोज 4 के अंदर 16 क्लोज 4 में क्या दे रखा है, आरक्षण की बात कर रखी है। किसको, SC, ST और OBC जो पिछड़ा वर्ग है उनको जो है क्या दे रखा है, इसके अंदर आरक्षण दे रखा है। अब देखो 2 अनुच्छेद बच गए इसके समानता के अधिकार के। एक अनुच्छेद है जिसकी बात कर रहा हूं मैं 17, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एक अनुच्छेद है उसकी बात कर रहा हूं मैं 18। ठीक है, अनुच्छेद 17 की मैं बात करूं तो 17 के अंदर अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अस्पृश्यता का अंत, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा बालकों। ठीक है, इसको पूरे को ले लेते हैं अपन। ठीक है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। तो अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। कहने का मतलब ये है किसी के साथ, जैसे अपन करते थे ना, भाई तू मेरे टच मत हो, मैं तू नीची जाति का, मैं ऊंची जाति का हूँ, नहीं, अनटचेबिलिटी बिल्कुल खत्म कर दी है, छुआछूत को बिल्कुल खत्म कर दिया अनुच्छेद 17 के तहत। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। ऐसे मान लो आप 17 और 17 का मतलब खतरा, हाथ लगाते ही क्या हो जाता है, खतरा। इस प्रकार के खतरे को बिल्कुल ही क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18 के अंदर है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत कहने का मतलब यह है बालकों कि कोई भी जो है, किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति जो उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे पहले हुआ करते थे राजा महाराजा, फिर उसके मंत्री हुआ करते थे, मनसबदार हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सारी सेनापति हुआ करते थे। इन सारी उपाधियों को क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। अब कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता भारत के अंदर। ठीक है, केवल 2 क्षेत्र को छोड़कर,
दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां उपाधि ग्रहण की जा सकती है। एक क्षेत्र है शिक्षा और एक क्षेत्र है सेना। इन दोनों को छोड़कर है किसी भी क्षेत्र में उपाधि नहीं धारण नहीं की जा सकती। फिर आप कहोगे कि सर वो पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न वो क्या है? तो वो एक तरीके से प्रत्येक जो व्यक्ति को मिलता है उसको वो सम्मान मिलता है, उपाधि नहीं है। फिर एक बड़ा क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण और ये पद्म भूषण, इनको जो पुरस्कारों को है कब देना स्टार्ट किया गया था? पहली बार इनको कब स्टार्ट किया गया था, इनको कब बंद कर दिया गया और कब वापस स्टार्ट किया गया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे इसका कमेंट करके जवाब देना, ठीक है। तो इसमें 18 में उपाधियों का अंत, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आप समानता का अधिकार यहाँ पे जो है अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको देख लेना भाई थोड़ा सा, समानता का अधिकार। आगे बढ़ जाते हैं, आगे वाला कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब ज्यादा डिटेल के अंदर मैं जाऊंगा नहीं, वैसे स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। सारी चीजें वैसे तो बताऊंगा नहीं मैं, लेकिन फिर भी बता देता हूं। 19, 20 और 21 आपके लिए 21 इंपॉर्टेंट है, और 22, इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है आपके लिए? तो कौन सा है भाई? 21 है, ठीक है। 21 के बारे में आप जो है ढंग से समझना। 19, 20 को सुन लो। अनुच्छेद 19 के अंदर यह कह रखा है कि भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रता दे रखी है। कितनी स्वतंत्रता दे रखी है? 6 स्वतंत्रता दे रखी है। अब 6 स्वतंत्रता कौन कौन सी है? देखो, ये जो मैं कोर्स है मैं ओनली एसएससी जीडी वालों के लिए बढ़ा रहा हूँ, जिनके ऊपर से जो चीज़ें आती है। आपको यदि पॉलिटी डिटेल के अंदर पढ़नी है तो प्लेलिस्ट में, संविधान की प्लेलिस्ट में जाके आप जीके बाई कोकल सर के यूट्यूब चैनल पर सारी पॉलिटी वहाँ पे जो है मैंने डिटेल के अंदर डाल रखी है। और फिर ज़्यादा डीप पढ़ना है तो आप ईजी एजुकेशन ऐप पर जाके कोर्स खरीद लेना, ठीक है। तो ये जो 6 स्वतंत्रता दे रखी है, ये 6 स्वतंत्रता कौन सी है? तो पहली स्वतंत्रता है बोलने की स्वतंत्रता। ऐसे नॉर्मल से समझो आप कि कोई भी आदमी है उसको अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। बोलेंगे तो लोग इकट्ठे होंगे। दूसरी स्वतंत्रता है सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक सभा सम्मेलन कर सकते हैं बिना हथियारों के, यह स्वतंत्रता दे रखी है। फिर उसके बाद में जैसे ही इकट्ठे होंगे लोग, सभा सम्मेलन करेंगे, तो उसके बाद संगठन बना लेंगे, तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन बना के बाहर घूमने चल जाएंगे तो घूमने की स्वतंत्रता, ठीक है। फिर घूमने चले गए तो वहां कोई उसको चीज पसंद आ गई या वहीं रहने की इच्छा हो गई तो निवास की स्वतंत्रता। और लास्ट में अगर रहेंगे वहां पे तो खाएंगे क्या, व्यापार तो करेंगे, व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये 6 स्वतंत्रता किसके अंदर दे रखी है? अनुच्छेद 19 के अंदर दे रखी है। लेकिन इन 6 स्वतंत्रता के अंदर पाबंद है, यदि किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचती है, यदि राष्ट्र की एकता और अखंडता पर आंच आती है, तो आपकी स्वतंत्रता को क्या कर दिया जाएगा? सीमित कर दिया जाएगा। ये क्लियर कह रखा है। आगे देखो, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 के अंदर है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कहने का मतलब, यदि आपने अपराध कर दिया और अपराध करने के बाद भी आपको संविधान क्या संरक्षण देता है? मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए। तो ये मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए संविधान आपको यह संरक्षण देता है कि यदि आपने कोई अपराध कर दिया, अपराध किया, उस समय उस अपराध की क्या सजा थी वही आपको सजा दी जाएगी। ऐसे नहीं है आपने अपराध कर दिया उसके बाद में कानून में चेंज करके आपको वो सजा दे देंगे, नहीं भाई। जिस समय अपराध किया गया है उस समय उस अपराध की क्या सजा है वही आपको दी जाएगी, ठीक है। भूत लक्षी क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता, बात याद रह जाएगी। तो ये किसके अंदर है? अपना 20 के अंदर है। एक बार अपराध के लिए आपको एक ही बार सजा दी जाएगी, ये भी 20 के अंदर है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के हिसाब से। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका है 21, और 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब ये क्या है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता? प्राण का मतलब होता है आपकी सांसें, देह का मतलब होता है शरीर। आपकी सांसों को नाक भींच कर कोई बंद नहीं कर सकता, मार नहीं सकता आपको। आपके जो प्राण है, आपकी जो सांसें, उनको कोई रोक नहीं सकता, देह से वंचित नहीं कर सकता। जीवन जीने का अधिकार कहते हैं अनुच्छेद 21 को। क्या कहते हैं? जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। अब लोग ऐसे कहते हैं भाई जीवन तो सभी जीते, जीवन जीने का अधिकार तो पशु पक्षियों को भी है। हमारे को गौरवशाली जीवन जीने के लिए कुछ ऐसे अधिकार होने चाहिए।
तो फिर गौरवशाली जीवन जीने के लिए संविधान ने आपको बहुत सारे अधिकार दे रखे। आपको नींद लेने का अधिकार है, आपके ज़बरदस्ती कोई हथकड़ी नहीं लगा सकता, हथकड़ी नहीं लगाने का अधिकार है आपको, ठीक है। और आपको स्वास्थ्य का अधिकार है, आपको शिक्षा का अधिकार है, आपको स्वच्छ वायु वातावरण में रहने का अधिकार है, ठीक है। आपको बहुत सारे अधिकार, ये सारे अधिकार जो है, जैसे आपको एजुकेशन का अधिकार है, जैसे आपको शिक्षा, चिकित्सा, बहुत सारे अधिकार इसके अंदर दे रखे हैं, ठीक है। तो ये किस सारे अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 21 के अंदर। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो ये है अनुच्छेद 21 में एक और जोड़ा गया है जिसका नाम है अनुच्छेद 21 क। क्या जोड़ा गया भाई? अनुच्छेद 21 क। और इस अनुच्छेद 21 क में जो है शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार। देखो अगर क जुड़ गया पीछे तो कहने का मतलब ये है बालकों कि इसके बाद में जोड़ा गया है शिक्षा का अधिकार। 6 वर्ष से लेकर, कितने वर्ष से लेकर? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ये अधिकार कह रखा है। कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 द्वारा इसको जो है इसके अंदर जोड़ा गया था 21 क में। पहले ये कहाँ हुआ करता था? तो ये पहले जो है 45 अनुच्छेद 45 में नीति निर्देशक तत्वों में हुआ करता था शिक्षा का अधिकार, लेकिन इसको कहाँ जोड़ दिया? अब 21 का में जोड़ दिया, मतलब ये भी मौलिक अधिकार हो गया एक तरीके से। और शिक्षा का अधिकार 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देगा, यह आपका अधिकार है शिक्षा लेने का। 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये जोड़ा गया था, ये चीज़ है। अब एक और अनुच्छेद इसके अंदर बच गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। अनुच्छेद 22, यदि आपने अपराध कर दिया और आपको गिरफ्तार किया जाएगा, आपको गिरफ्तारी की जाएगी आपकी, तो गिरफ्तारी के समय आपको क्या क्या अधिकार है, वो अधिकार इसके अंदर दे रखे अनुच्छेद 22 के अंदर। क्या अधिकार है? अनुच्छेद 22 में ये कह रखा है कि एक तो आपको गिरफ्तार करने जाएगी जब पुलिस, तब आपको कारण बताएगी कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। अनुच्छेद 22 के अंदर आपको गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है। दूसरा, यदि आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो आपको मनपसंद का वकील करने का अधिकार है। तीसरा, मनपसंद का वकील कर लिया, फिर चौथा, आपको 24 घंटे के अंदर जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, आपका ये मौलिक अधिकार है। यदि आपको कोई पकड़ के जबरदस्ती 10-15 दिन थाने में रखते हैं तो नहीं रख सकते, वो उनको 24 घंटे के अंदर जो है न्यायालय में पेश करना ही पड़ेगा, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होगी उसके पास पेश करना पड़ेगा। और ये अनुच्छेद किसके अंदर है? 22 के अंदर। ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो है क्या होता है? कंप्लीट होता है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद में आगे चलते हैं। अब आगे कौन सा आएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें तो 2 ही अनुच्छेद है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। क्या है शोषण के विरुद्ध अधिकार? देखो इसी के अंदर स्पष्ट लिख रखा है, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता। कैसे शोषण नहीं कर सकता? जैसे इसके अंदर क्या है, जैसे दास प्रथा, ठीक है, बेगार, वेश्यावृत्ति, देह व्यापार, वेश्यावृत्ति, देह व्यापार, मानव की, जो भी मानव है उसकी खरीद बिक्री पर, ये सारे जो है ये किसके अंदर है? अनुच्छेद 23 के अंदर है। अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 23 में। भाई आपको कोई दासी नहीं रख सकता, बेगार आपसे नहीं कर, बेगार का मतलब ये होता है कि आपने काम किया और आपको पैसे नहीं देंगे, भाग जाए यहाँ से, ऐसे कोई नहीं कर सकता। आपको जेल के अंदर आप काम करते हो तो उसकी भी आपको तनख्वाह मिलती है, क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार है। फिर उसके बाद में वेश्यावृत्ति, जैसे कोई भी है तो ये अपने देह व्यापार नहीं कर सकता, वेश्यावृत्ति नहीं कर सकते, इसके ऊपर भी बैन कर रखा है, ठीक है। इसके बाद में देह व्यापार, मैंने बताया मानव को इधर उधर बेच नहीं सकते, ये अनुच्छेद 23 के अंदर है, शोषण नहीं कर सकते आपका, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करूं अनुच्छेद 24 की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 24, इसमें यह कह रखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्य में नहीं लगा सकते, खतरनाक कार्य में नहीं लगा सकते।
मतलब क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको कई कारखानों में, फैक्ट्रियों में इन पे काम नहीं, ये भी आपका एक मौलिक अधिकार है। लेकिन आप कह दोगे कि आपके पापा आपको कह दे कि बेटा जा खेत पे जा और खेत से जो है वो काम करके आ, रोटी दे के आ, खेत पे जो किसान काम कर रहे हैं, अपने मजदूर काम कर रहे हैं, तो आप कहते पापा मैं तो 14 साल से क्या हूँ, कम हूँ, मैं खेत पर। भाई आपके घर वालों की जो हेल्प की जाती है वो खतरनाक कार्यों में नहीं आती है, जाना ही पड़ेगा, और नहीं जाओगे तो पता है आपको जरबा भी खुल सकता है। तो ये एक खतरनाक कार्यों में नहीं आ सकता, लेकिन कि फैक्ट्री में यदि कारखानों में आपको लगाया जाता है तो वो आपका मौलिक अधिकार है, नहीं लगा सकते आपको ऐसा, ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 कंप्लीट होता है। इसके बाद में देखो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा, केवल धार्मिक स्वतंत्रता देख लेना कहां से कहां तक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता में क्या क्या है मैं आपको थोड़ा डिटेल के अंदर बता देता हूं। अनुच्छेद 25 के अंदर क्या है कि यह कह रखा है कि धार्मिक स्वतंत्रता है आपको, आप किसी भी धर्म को अबाध रूप से मान सकते हो, किसी भी धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हो। कहने का मतलब ये है आपके ऊपर राज्य कोई पाबंद नहीं करेगा कि आप हिंदू धर्म को मानो, मुसलमान को मानो, जैन को मानो, ईसाई, सिख, किसी को भी मान सकते हो आप, जो आपकी मर्जी हो। ये अनुच्छेद 25 आपको स्वतंत्रता देती है, और आपके धर्म के अनुसार प्रचार प्रसार कर सकते हो, फुल पर्चा बांटो रोज ही, कोई मना नहीं करेगा आपको। दूसरा, आपके धर्म के अनुसार आप आचरण कर सकते हो। जैसे हिंदू जो धर्म वाले लोग हैं वो कहते हैं राम राम, मुसलमान वाले कहते हैं वालेकुम सलाम, और ईसाई है वो अलग अलग, सब अलग अलग कहते हैं, ठीक है। तो अपने धर्म के अनुसार जो है आचरण कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 25 के अंदर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप 25 से लेकर 28 तक सारे धर्म की है। धार्मिक ट्रस्ट खोल सकते हैं, उन पे जो धार्मिक ट्रस्ट खोलोगे उन पे टैक्स नहीं लगेगा, ये सारी बातें हैं। और अनुच्छेद 29 और 30 के अंदर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, आपकी शिक्षा जो है आपके धर्म के अनुसार आप शिक्षा दे सकते हो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन सरकारी स्कूलों में नहीं दे सकते। आप धार्मिक शिक्षण संस्थान खोलकर वहाँ आपके धर्म की शिक्षा दे सकते हो। आपकी जो संस्कृति है, अल्पसंख्यक जो जनजाति है उनकी संस्कृति है, उनको वो जो है सुरक्षित रख सकते हैं। अनुच्छेद 29 और 30 के अंदर ये दे रखा है। अनुच्छेद 32 में जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 32 और लास्ट वाला अधिकार है जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है भाई, ये है अनुच्छेद 32 के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको बात बताऊं, भीमराव अंबेडकर ने यह कहा था कि ये जो अनुच्छेद 32 है, ये अधिकार है, ये संविधान की आत्मा है। संविधान की क्या है, आत्मा, ठीक है। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा, ये किसने कहा था, BR अंबेडकर। क्यों कहा था, उसका रीजन है। यदि आपने कह भी दिया कि जो भी है सर, अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे किसमें जा सकते हो, कोर्ट के अंदर जा सकते हो, और कोर्ट में जाने के बाद जो है आपका मौलिक अधिकारों को जो है कोर्ट लागू कराने की गारंटी देता है। अच्छी बात है, कोर्ट लागू कराने की गारंटी देता है, लेकिन कोर्ट लागू किसे कराएगा, क्या रीटें जारी करेगा। तो अनुच्छेद 32 के तहत जो कोर्ट है वो कितनी रीटें जारी करता है, 5 रीटें जारी करता है, ठीक है। 5 रीटें कौन कौन सी है तो वो देख लेना एक बार थोड़ी सी। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, तो ये जो है 5 रीटें जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय, वो जारी करता है। और अनुच्छेद 226 के तहत राज्यों के अंदर जो हाई कोर्ट होते हैं वो हाई कोर्ट है जो ये रिट जारी करते हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायालय द्वारा की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है किस अनुच्छेद के तहत और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जो है क्या जारी करता है, 5 रीटें जारी करता है। तो हाई कोर्ट तो 32 और हाई कोर्ट 226 और सुप्रीम कोर्ट जो 32 अनुच्छेद के तहत है जो रीटें जारी करता है। ये आपके मौलिक अधिकार कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसमें जो आगे स्टार्ट करता है।
देखो ये आपके कौन से अधिकार कंप्लीट हो गए, मौलिक अधिकार कंप्लीट हो गए। इसके बाद में क्या आपके नीति निर्देशक तत्व है, तो नीति निर्देशक तत्वों को देख लेते हैं। ज़्यादा बड़े नहीं है, ज़्यादा इतना मैं डीप जाऊंगा नहीं, आपके एग्जाम के हिसाब से नॉर्मल तरीके से मैं आपको बता दूंगा, याद भी हो जाएंगे। नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व है। अब आपको ये जो है ये संविधान के कौन से भाग के अंदर है, संविधान के भाग 4 में है। कहां से लिए गए तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये कहां से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए, ठीक है। क्या है इनके अंदर, इनका उद्देश्य क्या है भाग 4 का या नीति निर्देशक तत्वों का, लोक कल्याण में अभिवृद्धि करना, लोगों का कल्याण करना, लोगों का कल्याण, और लोगों का कल्याण करने के लिए आपको जो तत्व दे रखे हैं उनको नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है, ठीक है। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है 36 से लेकर 51 तक भाग 4 में आयरलैंड से लिया गया, इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि लोक कल्याण में क्या करना है, अभिवृद्धि करना है। कहने का मतलब बाल को ये है, ये ऐसे तत्व है जो सरकार जब कानून बनाएगी तो इन तत्वों को ध्यान में रखकर कानून बनाएगी। मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति को दे रखे हैं, सरकार के विरुद्ध दे रखे हैं, वो नकारात्मक प्रकृति के होते हैं सरकार के साथ, ये जो है सकारात्मक प्रकृति के होते हैं। सरकार इनको ध्यान में रखते हुए क्या बनाएगी, कानून बनाएगी, ठीक है। अब वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में, नीति निर्देशक तत्व है उनके बारे में अपन थोड़ा सा है देख लेते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल के अंदर जाऊंगा नहीं, मोटी मोटी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ये अपन देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं अनुच्छेद 40, ये आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद 40 जो है इसमें है ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन करने का मतलब है कि राज्य जो है कानून बनाएगी तो ग्राम पंचायतों का विशेष रूप से ध्यान रखेगी, उनके लिए जो है अलग से मतलब उनके लिए अलग से व्यवस्था करेगी। ये बात कह रखी है अनुच्छेद 40 के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 और 40 के अंदर ये है कि आपको जो है ग्राम पंचायतों का ध्यान में रखते हुए कानून बनाएगी, ठीक है। इसके बाद में बात करूं अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता क्या है, समान नागरिक संहिता, तो ये सिविल समान नागरिक संहिता है, उसके ऊपर है। आप तो ऐसे याद रख लेना 4-4 में क्या है, समान नागरिक संहिता है, 4-4 समान नागरिक संहिता है, ठीक है, याद रह जाएगा। अनुच्छेद 45 मैंने आपको बता दिया, देखो वापस से मैं आपको समझाऊं। अनुच्छेद 45 में पहले क्या था, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के प्रावधान थे, ठीक है, अनुच्छेद 45 के अंदर। लेकिन फिर मैंने आपको बता दिया ये तो कहाँ जोड़ दिया, 21 के अंदर जोड़ दिया, मौलिक अधिकार बना दिया। फिर इसके अंदर जो है ये कर दिया कि 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। नीति निर्देशक तत्वों में सरकार जब भी कानून बनाएगी तो 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा किस प्रकार, जैसे आंगनबाड़ी वगैरह ये चल रही है, उसके अंदर जो है बच्चों को खिलाया भी जाता है और बच्चों को खाना वाना भी खिलाया जाता है। तो उसमें क्या है कि आपको ये चीजें ध्यान में रखते हुए बढ़ाई जाएगी, ठीक है। क्या हुआ सर, कितने बजे चलेंगे, 9:30, आधे घंटे बाद चलेंगे, ठीक है। तो ये आपको दे रखी है। अब मैं आपको एक और अनुच्छेद बताता हूं इसके अंदर, एक तो है अनुच्छेद 50 और एक है अनुच्छेद 51। बताने में तो मैं सारे बता दूं लेकिन आपके इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, ये यही है 4-5 जो है इनको ध्यान में रखना, इसमें से काम हो जाएगा। अनुच्छेद 50 देखो बराबर है, अनुच्छेद 50 बीच में है, 1 और 100 के बीच में 50 है, तो क्या हो गया, ये कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण करता है, ठीक है। कार्यपालिका को क्या करता है, न्यायपालिका से अलग करता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका, संसद कार्यपालिका का अंग है लेकिन न्यायपालिका कार्य जो है ये संसद का अंग नहीं है। न्यायपालिका भारत के अंदर स्वतंत्र है लेकिन कार्यपालिका दोहरी है, ठीक है। और अनुच्छेद 51 की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 51 में जो ये कह रखा है, अंतरराष्ट्रीय शांति समझौता, अंतरराष्ट्रीय शांति समझौता, कोई भी राज्य ऐसे कानून बनाएगा जिसमें वो अंतरराष्ट्रीय शांति बनी रहे,
क्या बनी रहे? अंतरराष्ट्रीय शांति। तो ये आपके कौन से तत्व हैं? नीति निर्देशक तत्व है। एक और मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर अनुच्छेद 39 के अंदर ये कह रखा है निःशुल्क कानूनी सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता। भाई आपको जो है निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा राज्य, ये भी कह रखा है इसके अंदर। ठीक है, अब मैं आपको, ये तो मैंने जो मोटे मोटे हैं ये तो मैंने आपको बोर्ड पे समझा दिए, अब मैं आपको केवल मौखिक तौर पे समझा देता हूं, समझो देखो बात को। अनुच्छेद 47 के अंदर ये कह रखा है कि राज्य मादक पदार्थों पे जो है रोक लगाएगा। अनुच्छेद 47 में क्या कर रखा है? अनुच्छेद की राज्य है जो शराब वगैरह ये है इन पर रोक लगाएगा, मादक नशीली जो दवाइयाँ होंगी उन पर जो है रोक लगाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शराब पर रोक लगा देंगे तो राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा इनकम ही किससे होती है? शराब से ही होती है। ठीक है, और भी जैसे पर्यावरण संरक्षण के ऊपर जो है ध्यान देगा, नई नई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृषि को जो है उत्पादित करने की कोशिश की जाएगी। राष्ट्रीय स्मारक और महत्व की जो संस्थान है जैसे दुर्ग है, महल है, मंदिर है, मस्जिद है, इनका जो है क्या ध्यान रखा जाएगा? राज्य द्वारा ध्यान रखा जाएगा। अनुच्छेद 41 अपने को ये कहता है कि कुछ दिशाओं में जैसे अकाल वकाल पड़ जाता है तो उस पर जो है राज्य आपको रोजगार प्रदान करेगा। अनुच्छेद 42 ये कहता है कि जैसे कोई स्त्री है, प्रेग्नेंट है, जिसकी गर्भवती है, तो उनको जो है नौकरी है, सरकारी नौकरी, तो उनको जो उस टाइम जो रिलीफ दी जाएगी, उसकी प्रकृति, मानव की प्रकृति को, मानव की क्या कहते हो, कंडीशन को देखते हुए, उसकी प्रकृति को देखते हुए जो उसको है छूट दी जाती है। जैसे महिला जो कोई भी है, यदि वो प्रेग्नेंट है तो उसको 6 महीने का जो है अवकाश दिया जाएगा, तो ये अनुच्छेद 42 के तहत दिया जाता है। 43 ये कहता है कि कुटीर उद्योगों में है जो दोनों प्रकार का स्वामित्व होना चाहिए। गरीब लोगों को भी है जो उद्योग खोलने के लिए और प्रबंधन करने के लिए जो राज्य प्रोत्साहन करेगा। ये सारी चीजें दे रखी है। ठीक है, तो ये अपने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में है। अब मैं वापस से लेके चलता हूं आपको आपके सिलेबस के अंदर। तो आपका देखो क्या क्या हो गया? अनुसूचियां हो गई, भाग हो गए, प्रस्तावना हो गई, मौलिक अधिकार हो गए, और क्या हो गए? नीति निर्देशक तत्व हो गए। अब मूल कर्तव्य और ये वाली बातें जो है अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर देख लेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो को पूरा देखना, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।